वेलकम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्रा एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीआरटी में जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके बारे में, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। जैसा कि आपको पता है कि डीएसएसबी पीआरटी हमें मौका देती है आंसर की चेक करने के लिए। तो उस समय पर यदि हम एग्ज़ाम को सेव कर लेते हैं तो वो हमारे पास सेव हो जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम है हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 6/10/2018 को 4:30 से 6:30 की शिफ्ट में जो हुआ था उस एग्ज़ाम को हम डिस्कस करेंगे आज। और ये टोटल हमारे 16 एग्ज़ाम्स हुए थे, जिसमें आज हम पहला एग्ज़ाम देखेंगे। और धीरे धीरे, जैसे कि आपको पता है कि 8 से 29 नवंबर के बीच में हमारा असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो यदि आपका एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए बड़े वैल्यूएबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट एग्ज़ाम यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम केवल अपना पेडागोजी सेक्शन जो होता है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, उसी से हम डील करेंगे। एंड दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 101 क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर हम एक बार पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यस, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में मास्लो का सिद्धांत शिक्षक को आकलन करने में क्या मदद करता है? देखिए, ये कई बार हिंदी में मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ही पता है कि इंस्ट्रक्शंस में भी दिया जाता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में कुछ अलग पाया जाता है तो आपको इंग्लिश वाले को सही मानता है। तो मे बी यहाँ पर आकलन होना चाहिए था, लेकिन हमें ये समझना है कि यहाँ पे मास्लो के सिद्धांत की बात चल रही है। और मास्लो का सिद्धांत, जैसा कि हमें पता है, हायरार्की ऑफ नीड्स आता है। और हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, आफ्टर दैट वी हैव सेफ्टी नीड्स, आफ्टर दैट लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ पे हमारा होता है आत्मसम्मान, एंड एट लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसका हमारा आंसर होगा आत्मसम्मान। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है अपने जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु के सामाजिकरण को संदर्भित करता है। मतलब जो हमारा प्राथमिक जीवन होता है, शुरुआती जो जीवन होता है, उस समय पर जो हमारा सामाजिकरण होता है उसको हम कहते हैं प्राथमिक सामाजिकरण। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। वे दो बुनियादी स्वरूप संस्कृति क्या हैं जिसे निम्नलिखित दो हिस्सों में बांटा गया है? और ये दो हिस्से होते हैं सकारात्मक संस्कृति और नकारात्मक संस्कृति। आगे, प्रारंभिक बचपन की विशेषताएं क्या हैं? और प्रारंभिक बचपन में जैसा कि देखा गया है, बच्चा बाधित, जिद्दी, अवज्ञाकारी, नकारात्मक तथा विरोधी होता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक सामाजिकरण क्या है? आर्थिक सामाजिकरण, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ समाज का नया प्रवेशकर्ता अलग अलग प्रतिक्रिया देता है और अलग विकसित होता है और आर्थिक सोच और परिप्रेक्ष्य में अलग व्यवहार करता है। तो इसको हम कहेंगे आर्थिक सामाजिकरण। आफ्टर दैट, सीखना उद्देश्यपूर्ण है का क्या अर्थ है? जो भी हम सीखते हैं वो एक उद्देश्यपूर्ण चीज़ होती है, उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों से अवगत है जिसे गतिविधियों के माध्यम से महसूस करना है। तो यदि हम अपने उद्देश्यों से अवगत होंगे तो तभी हम उसको सीख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? सीखना जो होता है उद्देश्यपूर्ण होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मनोचिकित्सिक डोमेन से क्या तात्पर्य है? होपफुली यहाँ पे मनोचिकित्सिक डोमेन की जगह पे मनोशारीरिक डोमेन होना चाहिए था। तो और इसका आंसर होना चाहिए था मानसिक या शारीरिक कौशल। और ये क्वेश्चन हमारा बनता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है? और विकास का अपेक्षित परिणाम होता है परिपक्वता और अनुभव। जैसा कि हमें पता है कि परिपक्वता और अनुभव के बीच में एक अंतःक्रिया होती है जिसके कारण हमारा विकास होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, संवेदी रजिस्टर क्या है? संवेदी रजिस्टर दोस्तों एक ऐसी स्मृति होती है जो सबके बारे में जानकारी रखती है और यह केवल 1 या 2 मिनट की ही होती है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट।
आफ्टर दैट सीखने के 3 डोमेन क्या हैं? अगेन ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी से है और हमें पता है कि कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन होते हैं हमारे। तो यहाँ पे हो जाएगा संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और प्रभावशाली की जगह पे यहाँ पे भावनात्मक डोमेन होना चाहिए था। तो इसको आप ठीक करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद दैहिक ज़रूरतों से क्या तात्पर्य है? और दैहिक ज़रूरतों, ये फिर से हायरार्की ऑफ नीड्स आ रहा है हमारा मैस्लो का, और ये दिखा रहा है अच्छा खाना, जल, साफ हवा और सोने के लिए सुरक्षित गर्म जगह। तो ये हमारी दैहिक ज़रूरतों में आते हैं जो कि हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सिगमंड फ्रायड से है। सिगमंड फ्रायड ने सामाजिककरण की किस रूप में व्याख्या की है? समाज क्या है सिगमंड फ्रायड के अनुसार? वे लोग उन सांस्कृतिक मूल्यों या आदर्शों को सीखते हैं जो व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनाते हैं, जिसे इन्होंने सुपर ईगो कहा है। जैसा कि आपको पता है कि सिगमंड फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था, और जो हमारी सुपर ईगो होती है वही हमारी समाजीकरण में सहायक होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक सामाजिक बंधन स्थापित है? जो लंबे समय तक चलने वाला है वो कौन सा संबंध है? वो है हमारा अभिभावक बाल संबंध। जैसा कि आपने देखा कि हम अपने अभिभावकों से थ्रू आउट लाइफ जुड़े ही रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न का निम्नलिखित उदाहरण किस श्रेणी से संबंधित है? किसी कर्मचारी के अवकाश समय की गणना करने के लिए मैनुअल का प्रयोग करें। लिखित परीक्षा की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए आंकड़ों का नियम लागू करें। और जैसा कि यहाँ पर करने के लिए कहा गया है, तो हमारा इसका आंसर भी होगा लागू करना, मतलब हम इसको अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट तंत्र क्या है जिसके माध्यम से सभी बच्चे आकलन और आवास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं? और जैसा कि संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं, तो यह जो तंत्र होगा, ये जो सिस्टम होगा, हम इसका नाम लेंगे संतुलन। ये एक बैलेंस का एक संतुलन होता है। अगेन ये फिर से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है हमारा। संज्ञानात्मक डोमेन में कितनी श्रेणियां होती हैं? और जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डोमेन होता है उसके अंदर 6 श्रेणियां होती हैं, और ये 6 श्रेणियां होती हैं हमारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये हमारी 6 अलग अलग श्रेणियां होती हैं कॉग्निटिव डोमेन में। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। प्रमुख विशेषता और विकासात्मक परिवर्तन क्या हैं जिन्हें 12 वर्ष से आगे की उम्र में अवलोकित किया जा सकता है? और 12 वर्ष से आगे की उम्र का मतलब है एडोलेसेंस या किशोरावस्था से। तो यहाँ पर हम कहेंगे बच्चे अनमने भाव से सोचने लगते हैं और काल्पनिक समस्याओं के बारे में, मतलब काल्पनिक समस्याओं के बारे में बच्चे अनमने भाव से सोचने लगते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एडोलेसेंस पीरियड होता है वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड पीरियड कहलाता है, और जी स्टैनले हॉल ने भी कहा इट इज़ ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो हम समस्याएं, अपनी काल्पनिक समस्याएं पैदा कर लेते हैं एडोलेसेंस में। उसके बाद सामाजीकरण शब्द का क्या अर्थ है? और सामाजीकरण का अर्थ होता है यह बातचीत की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति जिसमें वह पैदा हुआ है कि सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोण, मूल्यों और मान्यताओं को सीखता है। जिस समाज में हम रहते हैं हमें वहाँ पे एडजस्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करना होता है, और यह सीखना ही हमारा कहलाता है सामाजिकरण। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र तक रहता है? ये हमारा क्वेश्चन जीन पियाजे से रहेगा, और जैसा कि हमें पता है मूर्त संक्रियात्मक हमारा रहता है 7 to 11। जैसा कि आप जीन पियाजे में आपने देखा होगा हमारी 4 स्टेजेस होती है। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और हमारी अमूर्त संक्रियात्मक या फॉर्मल या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। तो इसका आंसर होगा 7 से 11 वर्ष। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 हमारा आ जाएगा 6 से 8 साल क्या सीखते हैं? और 6 से 8 साल तक हम क्या सीखते हैं? समस्या हल करने और अवधारणाओं के विकास करने के माध्यम से।
ये भी हमारा क्वेश्चन जीन पियाजे से ही रहेगा। ठीक है, तो 6 से 8 वर्ष तक हम यही सीखते हैं। ASD का पूरा रूप क्या है? और ASD का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये हमारा स्पेशल एजुकेशन से, इंक्लूसिव एजुकेशन से है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है ASD की फुल फॉर्म। उसके बाद बारीक मोटर कौशल की कठिनाई को किस रूप में जाना जाता है? बारीक मोटर मतलब फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं, अगर उसमें हमें प्रॉब्लम आती है तो उस हमें क्या, जो हमारी डिसेबिलिटी होगी उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा डिस्प्रेक्सिया। और जैसा कि आपको पता है, जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग से रिलेटेड होता है, डिस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड होता है, और डिसकैलकुलिया होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और यू कैन से 23। आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं 2020 के सेट में आते हैं, तो पहला एक सेट हम कर चुके हैं, ये दिस इज और सेकंड सेट। तो इसमें देखते हैं, पाठ्यचर्या डिजाइन का उत्पाद मॉडल प्रक्रिया मॉडल से अलग क्यों है? देखिए, जो पाठ्यचर्या डिजाइन होता है उसके हम 2 मॉडल देखते हैं। एक उत्पाद मॉडल होता है, मतलब जो फाइनल होता है, और एक हमारा प्रक्रिया मॉडल जो कि प्रोसेस में आता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा उत्पाद मॉडल होता है उसको कंपैरेटिवली छात्र कम पसंद करते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर होगा 4th। नाउ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं, का क्या तात्पर्य है? और ये हमारा होगा संस्कृति की बौद्धिक वस्तुएं, क्योंकि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो डायरेक्ट हमारी बुद्धि से ही रिलेटेड होती है, हायर इंटेलिजेंस को शो करती है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 25, मध्यम स्तर स्कूल, मिडिल लेवल स्कूल में समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षक सहकर्मी समूह के साथ अपनी समझ को प्रोत्साहित करते हुए चर्चाओं और गतिविधियों का संचालन करके समाजीकरण में सुधार के अवसर प्रदान करता है, उसको हम कहेंगे मध्यम स्तर स्कूल का समाजीकरण। उसके बाद हम आगे चलते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का मुख्य उद्देश्य क्या है? और जैसे कि माध्यमिक शिक्षा अभियान है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? माध्यमिक शिक्षा का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 27, सकारात्मक संस्कृति क्या अनुकूल है? एंड इट्स ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन इज व्यावसायिक संतुष्टि, मनोबल और प्रभावशीलता, साथ ही साथ छात्र शिक्षा पूर्ति और कल्याण। तो ये हमारा होगा सकारात्मक संस्कृति। आफ्टर दैट, शैक्षिक दर्शन के अनुभवजन्य मॉडल का कौन सा सीखने का सिद्धांत पालन करता है? और अनुभवजन्य मॉडल का मतलब क्या होता है? जो एक्सपीरियंशियल मॉडल होता है, इट इज़ रिलेटेड टू व्यवहारवादिकता। ठीक है जी, ये हमारे व्यवहार से रिलेटेड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, पाठ्यचर्या के एक रचनात्मक मॉडल में इसके तत्वों का एक उचित संरेखण होता है, इनमें से कौन सा तत्व उन तत्वों का सही संयोजन है? और इसका जो सही संयोजन होगा वो होगा शिक्षण सामग्री, शिक्षण रणनीतियाँ, शिक्षण पर्यावरण। तो ये हमारा एक सही संयोजन रहेगा, शिक्षण सामग्री, शिक्षण रणनीतियाँ और शिक्षण पर्यावरण। नाउ इट्स आवर क्वेश्चन नंबर 30, मुख्य धारा की शिक्षा का क्या अर्थ है? देखिए, ये फिर से मुख्य धारा का जो शब्द है, ये अपने आप को हमें दिखा रहा है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही कक्षा में कई अलग अलग प्रकार के बच्चे जब हम पढ़ाते हैं तो हम उसको कहेंगे कि भाई मुख्य धारा की शिक्षा में पढ़ाई हो रही है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञान निर्माण नए ज्ञान और शिक्षार्थी के व्यक्तिगत पूर्व ज्ञान का अद्वितीय संयोजन है। उपरोक्त सिद्धांत को निम्नलिखित में से किन विचारधारा द्वारा पैरवी की गई है? और ज्ञान का निर्माण करना, अगेन आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, निर्माण करने का अर्थ ये कंस्ट्रक्टिविज्म की बात चल रही है या रचनावाद या निर्माणवाद की बात चल रही है, जिसके फादर हैं जीन पियाजे। आफ्टर दैट, जीवन पर्यंत शिक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? और जीवन पर्यंत जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, ये क्या होगा? जीवन पर्यंत सीखना, थ्रू आउट लाइफ हम सीखते रहते हैं, उसके बारे में कहा गया है।
उसके बाद सीता अनंत रमन ने निम्नलिखित में से किसकी रूपरेखा निर्धारित की है, और इसका आंसर है महिला शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में गृह शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है, और यहाँ पर आ जाएगा अलग अलग लोगों के लिए वैकल्पिक शिक्षा। आफ्टर दैट देखिए कि इसमें कई क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, कई हिंदी में होंगे। उसके पीछे कारण यही है कि जिस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं वही हमारा रिकॉर्ड होके और हमारे आंसर्स में टैली करने के लिए आता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OCR, एंड OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आफ्टर दैट, माइक्रो कंप्यूटर्स आर दोज विच हैव स्पेशल पर्पस डिवाइसेस। जो हमारे छोटे कंप्यूटर होते हैं वो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा वह चीज़ है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। यह विचार किसने दिया है, और यह विचार है ऋग्वेद का। नाउ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू लेयर्स। जो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम सोसाइटी को अलग अलग स्ट्रेटा में बांट देते हैं, मतलब अलग अलग लेयर्स में बांट देते हैं, तो उसको हम कहेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और यू कैन से 39, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोमोटर विकलांगता नहीं है। लोकोमोटर विकलांगता मतलब जो हाथ पैरों से होती है, तो वो कहेंगे हम अंगच्छेद। तो इसमें शायद यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, इंग्लिश वाले में ये ठीक मिल सकता है कि भैया कौन सी विकलांगता है, कुछ ऐसा होना चाहिए था इसमें, लेकिन अब हमारे पास यही ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए था मोटर विकलांगता है ना। क्वेश्चन नंबर 40 और यू कैन से 20 जो क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा सेट जो है, टोटल 5 सेट होते हैं, B2 से 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक लिंग पर दूसरे लिंग को प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को क्या कहा जाता है, और इसको कहा जाता है लैंगिक पक्षपात या जेंडर बायस, कि हम एक को छोड़कर दूसरे को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 41 इज, किस प्रकार की परीक्षण सामग्री में छात्रों को लिखने से पहले जानकारी का चयन, व्यवस्थित और एकीकृत करने की आवश्यकता होती है, और इसका आंसर होगा हमारा निबंध परीक्षण। जब निबंध परीक्षण होता है उसमें छात्रों को लिखने से पहले जानकारी का चयन, व्यवस्थित और एकत्रित करना पड़ता है ना। ये फिर से हमारा एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है, जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है तो इसका क्या अर्थ है, और इसका अर्थ है कि यह एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर में जैसा कि आपने देखा है कि हम एक ही टाइम पे कई काम कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे बहुमुखी होना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीन्स, और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण का व्यवहारिक उपयोग है। उपलब्धि परीक्षण मतलब अचीवमेंट जो टेस्ट होते हैं उनकी बात चल रही है, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर होगा सेकंड। यह उस सीमा का मूल्यांकन करने में मदद करता है जिस पर शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शिशुओं के बीच मौखिक भाषा के विकास की विशेषताओं में से एक क्या है, और शिशु के बीच जो एक विशेषता हो जाएगी मौखिक भाषा की, वो हो जाएगी शब्दों को आवाज़ में बोलना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और यू कैन से 46, कक्षा 3 भाषा शिक्षक वर्ग में बहुत सी सुनवाई और मौखिक अभ्यास की पैरवी कर रही है। मतलब जो मैम है वो कह रही कि भैया मौखिक अभ्यास करवाओ और बच्चों को सुनने का मौका दो। कक्षा 3 की एक टीचर है, वह क्या लक्ष्य रख रही है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है वह छात्र को खुद को सोचने और व्यक्त करने में सक्षम बना रही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, हमारा CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वयस्कों को इरादतन अनुभवों को लेने और साझा करने के लिए समय लेना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बच्चों को उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में बात करने का अवसर प्रदान करना जो यहाँ और अब, अतीत, वर्तमान और काल्पनिक नहीं है। तो वयस्कों को बच्चों को एक मौका देना चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को उनके साथ शेयर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 49, आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य होता है? और इसका आवेदन उद्देश्य का मतलब होता है यह तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि हम कहेंगे कि भैया ब्राउज़र है या कैलकुलेटर है, MS ऑफिस है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा वो होगा वायरस स्कैनर, जिससे हम वायरस को स्कैन करते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट, मॉनिटर और टीवी स्क्रीन इज ऑल्सो नोन एज VDU। या हम कहेंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट और VDU। आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग? और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे कि आपको पता है पीरियड प्लान, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ये सारे छोटे रहेंगे, लेकिन अगर हम एक ईयर प्लान की बात कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, लंबे टर्म की बात होगी। नाउ, ए टीचर वांट्स टू एसेस हाउ ए स्टूडेंट यूजेस और हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स इन मैथ्स लैब ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वर्क। विच इवेल्युएशन टूल डज द टीचर नीड टू यूज़? अब देखिए, क्योंकि लैब की बात चल रही है तो वहाँ पे बच्चे को परफॉर्मेंस करके दिखाना होता है, तो ये कहलाएगा हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, कक्षा 2 अंग्रेजी शिक्षक कक्षा में सुनने और मौखिक अभ्यास की पैरवी कर रहा है। वह शिक्षार्थियों को अंग्रेजी सुनने और बोलने का अवसर प्रदान कर रही है। इससे उसकी कक्षा में शिक्षार्थी, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, वो कक्षा 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब ये कक्षा 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। तो अब हम कहेंगे अंग्रेजी में खुद को सोचने और व्यक्त करने में सक्षम होंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे परीक्षण की गुणवत्ता नहीं है? और अच्छे परीक्षण की जो गुणवत्ता होती है उसमें व्यापकता, विश्वसनीयता, साध्यता सभी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उसके अंदर अवलोकन नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, संवादात्मक अध्यापन के सिद्धांत, संचार और संस्कृति परस्पर सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? और संचार की बात चली तो भाषा अधिग्रहण के लिए कक्षा का अनुभव सांस्कृतिक इनपुट में समृद्ध होना चाहिए। इसका आंसर ये रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स? कंप्यूटर पेरिफेरल्स का मतलब क्या है? वो चीज़ें जो हम कंप्यूटर में बाहर से ऐड करते हैं, जैसे प्रिंटर है, माउस है, मॉनिटर है, ये बाहर से जोड़े जाते हैं, जो पेरिफेरी में आते हैं, परंतु जो प्रोसेसर होता है वो इटसेल्फ कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है। तो इसको हम कहेंगे कि भैया यह है उसका एक एग्जाम्पल नहीं है, पेरिफेरल का एग्जाम्पल नहीं है, तो हमारा आंसर होगा प्रोसेसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, शुरुआती सालों में भाषा विकास क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे को सामाजिक दुनिया में पेश करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, आप तथ्यात्मक से क्या समझते हैं? और तथ्यात्मक का अर्थ है संदर्भ निर्भर नियम और शैली। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक शिक्षण में व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल करता है जिसमें विषय वस्तु की व्यवस्था होती है और प्रयास का वितरण होता है। शिक्षक जो उपयोग कर रहा है वह क्या है? वह है प्रक्रियाओं के एक सेट के साथ एक विधि और एक गंतव्य पर पहुंचने के लिए एक उचित योजना। नाउ दिस इज आवर फोर्थ सेट एंड क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रदर्शन करने का उदाहरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा नृत्य। वैसे तो कला प्रदर्शन करने के सभी उदाहरण हैं, लेकिन आई डोंट नो कि इन्होंने किस प्रकार से इसको सेट किया है
या हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हिंदी और इंग्लिश वाली कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने ऑफिशियल जो आंसर दिया है वो क्या है, नृत्य। नाउ NGC स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। नाउ लैटिन शब्द कुरियर का क्या अर्थ है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कुरियर का अर्थ होता है दौड़ना। नाउ एक शिक्षक अपनी पसंद के एक विशेष क्षेत्र में छात्रों की योग्यता और रुचि जानना चाहता है। देखिए, क्योंकि शिक्षक की पसंद का है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, उसी के बारे में वो जानना चाहता है। शिक्षक का किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए, शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, तो वो हमारा होना चाहिए पूर्वाभासी, क्योंकि शिक्षक अपना पहले ही पूर्वाभास लगा रहा है। नाउ ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और ग्रीन हाउस प्रभाव हमें पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है पर्यावरण संबंधी समस्या। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, किशोरों को एक सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? किशोरों को सटीक और आयु उपयुक्त जानकारी, कौशल निर्माण और सशक्तिकरण, सकारात्मक भूमिका मॉडल और अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श में मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे उनको एक सुरक्षित और सहायक माहौल प्राप्त हो सके। अगेन, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम IEEP हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ये हमारा यूनेस्को ने लॉन्च किया था। आफ्टर दैट, किशोरावस्था शैक्षणिक कार्यक्रम की सुविधा के लिए क्या आवश्यक है, और इसके लिए आवश्यक है कि भैया यह गैर आलोचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किशोरों को अगर हम आलोचना करते हैं तो वो फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बेटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69, बच्चे में मानसिक जुड़ाव, समाजीकरण और बढ़िया और संपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे संपूर्ण मोटर कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थान है, और क्योंकि यहाँ पर मानसिक जुड़ाव, समाजीकरण और संपूर्ण मोटर कौशल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर खेल का मैदान या प्लेग्राउंड जो होता है वो बेस्ट प्लेस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा आम डर है जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों को यौन शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के बारे में सोचते हैं, और इसका आंसर होगा उन्हें डर रहता है कि उनके बच्चों को गलत जानकारी मिल जाएगी, जिसके कारण से वो उनको यौन शिक्षा कार्यक्रम में भाग नहीं लेने देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, एक अभिनेता को 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सावधान रहना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, और सबसे जो आपको पता है कि भैया संवाद अदायगी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक अभिनय जो होता है कलाकार का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और जो उसकी पोशाक होती है वह भी बहुत प्रभाव डालती है। हाँ, मेकअप को हम लास्ट में ले सकते हैं या कम महत्व दे सकते हैं, तो इसका आंसर होगा मेकअप। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को बताया था। संज्ञानात्मक विकास में 4 चरणों में से पहला कौन सा है जो जन्म से लेकर भाषा के सीखने तक फैलता है, और जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 और यू कैन से 73, निम्नलिखित में से कौन सा मूल गणितीय अवधारणाओं के शुरुआती चरणों का उदाहरण नहीं है। देखिए, जब शुरुआती चरण होता है गणित सिखाने का तो हम बच्चे को बड़ा छोटा बताते हैं, लंबा छोटा बताते हैं, कई और कुछ के बारे में बताते हैं, परंतु ऊपर या नीचे के बारे में नहीं बताया जाता है गणित में। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग EEAT, ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस और ट्रेनिंग होती है इसमें वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये होती है कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी। यदि कक्षा में एक दृश्य बनाया गया है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
इसको कहा जाएगा भूमिका अदाकारी। दृश्य बनाने का मतलब यहाँ पे है कि जब हम कक्षा में कोई ड्रामा करते हैं तो वहाँ पर हम भूमिका अपनी अदा करते हैं। नाउ, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा की नींव कैसे रखी जाती है? और कला शिक्षा में हमारा होता है मोटर कौशल विकास। ठीक है। आफ्टर दैट, जंगल का खंडन का अर्थ क्या है? और इसका अर्थ है वनों का नाश करना या वन नाशन। उसके बाद, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उच्च जोखिम वाला व्यवहार है? मतलब सामान्यतः पाया जाता है लेकिन इसका जोखिम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और किशोरावस्था में जो पाई जाने वाली चीज़ है वो क्या है? तंबाकू, शराब, भांग और नशीला पदार्थ, जो बड़ी बीमारियां या यहाँ तक कि मौत का कारण बन सकते हैं। यह व्यवहार दुर्घटनाओं, हिंसा, मानसिक बीमारियों और उत्पादकता के नुकसान से भी संबंधित है। नाउ, क्वेश्चन नंबर 19 या 79, इनमें से कौन सा रचनात्मक नाटक है? इनमें से कौन सा रचनात्मक नाटक है? और वो होगा हमारा ब्लॉक और व्हील वाले खिलौनों के साथ खेलना। मतलब ब्लॉक एंड व्हील के खिलौनों के साथ खेलना हमारा एक रचनात्मक नाटक होगा। आफ्टर दैट, क्वेश्चन नंबर 80, नक्शा क्या है? और नक्शा जैसे कि हमें पता है कि वो 2 डायमेंशनल होता है, तो हमारा आंसर होगा द्विआयामी। नाउ, क्वेश्चन नंबर 81, छात्रों द्वारा एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रह क्या कहलाता है? और इसे कहा जाता है विभाग। निम्नलिखित में से कौन सा SMC या PTA, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में से एक है? और वो क्या होगा? स्कूल विकास के कार्यान्वयन या पर्यवेक्षण और समर्थन। स्कूल विकास के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और समर्थन, कि भैया स्कूल का जो कार्यान्वयन चल रहा है उसका पर्यवेक्षण करना और उसका समर्थन करना मुख्य कार्य होता है SMC या PTA का। नाउ, क्वेश्चन नंबर 3 और यू कैन से 93rd क्वेश्चन जो होगा, 83 क्वेश्चन जो होगा वो होगा हमारा NUEPA, न्यूपा जो होता है का पूर्ण रूप क्या है? और इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक शिक्षा पर पहला एशियाई सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? और ये टाइम था हमारा 14 to 19 जून 1971, ये सबसे पहले किया गया था। देखिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको डिटेल से समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें यह वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है और हमें जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। जीवन कौशल विकास क्या है? और जीवन कौशल विकास का मतलब क्या है? यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को बढ़ने और परिपक्व करने में मदद करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ये हमारा इन्वायरमेंट से आ गया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण क्या खतरा हो सकता है? और जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा भूमंडलीय ऊष्मीकरण। नाउ, क्वेश्चन नंबर 87, सहकर्मी समूह किशोरों में सामाजिक कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जो सहकर्मी समूह होते हैं वो किशोरों में सामाजिक कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? और उसका तरीका क्या है? दोस्ती के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। दोस्ती करके हम उनके अंदर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। नाउ, क्वेश्चन नंबर 88, सामुदायिक निम्नलिखित में से किस पर एक वॉचडॉग है? और जो वॉचडॉग का मतलब क्या है? जो उसके ऊपर नज़र रखता है। जो समुदाय है वो किस पर नज़र रखेगा? वो रखेगा स्कूल के ऊपर। जो हमारा विद्यालय होते हैं, स्कूल होता है, उसके ऊपर एक वॉचडॉग का काम करता है हमारा समुदाय। निम्नलिखित में से किसमें राष्ट्र सर्वोच्च है? इनमें से किसमें राष्ट्र सर्वोच्च होगा? और उसका आंसर होगा भारत में सामुदायिक विकास के लिए
बहुस्तरीय योजना ढांचा। और ये देखिए क्वेश्चन आया है, हमारा साइंस का क्वेश्चन है। ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी अवस्था है? और ऑस्टियो का अर्थ आपको पता है कि वो होता है हड्डी से रिलेटेड, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हड्डी का कम द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 91, जब बच्चे को दौड़ते समय गिरने से चोट लगती है और तो चोट बाहरी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि दौड़ते दौड़ते चोट लगी और चोट बाहरी है तो उसको हम क्या कहेंगे? खरोंच कहेंगे। उसके बाद आंतरिक प्रतियोगिताओं में से किसका उल्लेख है? जो आंतरिक प्रतियोगिता होती है, जो स्कूल के अंदर प्रतियोगिताएं होगी तो उनको हम कहेंगे इंट्रा स्कूल प्रतियोगिताएं। जबकि जो इंटर स्कूल प्रतियोगिताएं होती हैं वो क्या होगा? जब दो अलग अलग स्कूल आपस में कंपटीशन करेंगे तो इंटर स्कूल होगा, लेकिन एक ही स्कूल के अंदर अगर कंपटीशन होता है तो हम उसको कहेंगे इंट्रा स्कूल। नाउ, हाल के वर्षों में थीस फेस्टिवल को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहार के रूप में मान्यता दी गई है? और इसका आंसर है तेलंगाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, दादी और नानी की कहानियाँ को किस तरह का ज्ञान माना जाता है? और ये क्या होता है? स्थानीय स्रोत होते हैं, क्योंकि वो अपने एक स्थान संबंधी ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे स्थानीय स्रोत होंगे। आफ्टर दैट 95th, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बन सकता है? और रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होगा? परमाणु संयंत्र यदि खराब हो जाता है तो उसकी वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है। नाउ, बी के पासी के ऊपर क्वेश्चन बनाया जी। शिक्षाविद बी के पासी का योगदान क्या है? और बी के पासी का जैसे कि आपको पता है उन्होंने माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था, तो सूक्ष्म कौशल की सूची, उन्होंने एक सूची दी थी जिसके अंदर हम माइक्रो टीचिंग के कौशल्स को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले समुदाय को किसने परिभाषित किया? और आपका आंसर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले समुदाय के बारे में बताया। उसके बाद शिक्षक शिक्षा इज इक्वल टू शिक्षण कौशल प्लस शैक्षिक सिद्धांत प्लस व्यावसायिक कौशल, इन तीनों को मिलाकर हम शिक्षक शिक्षा बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 99th, खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी? और सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? खून को रोकना। और नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, परियोजना विधि किस अमेरिकी शिक्षाविद के विचार पर आधारित है? और परियोजना विधि और यू कैन से प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो किसकी देन है? विलियम किलपैट्रिक की। हालांकि इसके साथ जॉन डुई का नाम भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये जॉन डुई जो थे विलियम किलपैट्रिक के गुरु थे। इन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छे डेवलपमेंट किए। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया देन किसकी है या कंट्रीब्यूशन किसका है या इसके प्रोजेक्ट मेथड के फादर कौन है, तो हमारा आंसर होगा विलियम किलपैट्रिक। तो देखिए दोस्तों, आज हमने एक क्वेश्चन पेपर किया जो कि ऑलरेडी हमारा DOE के एग्ज़ाम में आ चुका है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था। ऐसे हमारे 16 है, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ये 16 के 16 अच्छे से ध्यान से देख कर जाएंगे तो इनमें से कई क्वेश्चंस के रिपीट होने के भी चांसेस हैं। और एटलीस्ट अगर रिपीट नहीं भी होते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आप ये ज़रूर जान जाएंगे कि भैया जो टीचर है वो किस प्रकार से क्वेश्चंस को दे रहे हैं, या एग्जामिनर किस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको बना रहे हैं। तो आपके लिए बड़े यूज़फुल रहेंगे। तो होपफुली आपको कुछ बातें समझ में आई हैं, और जो जिनमें आपको प्रॉब्लम लग रही है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।